Okay, so hello everyone and welcome back once again with a video of class 9th. So we are doing history and part 3 of the chapter. हम लोग आज कवर अप करेंगे. उम्मीद है कि पार्ट 3 से पार्ट 4 भी हो जाए. देखते कितना होता है. चलो बेसिकली पार्ट 4 हमारा नाम क्या है, पहले पार्ट 4 का नाम समझो. इट इज़ गिवन हियर क्लियरली, फ्रांस abolishes monarchy and become a republic. France abolishes monarchy and become a republic. So what we are going to read in this part 3? Basically we will read in this part 3 about a club first called Jacobins Club. So we will talk about Jacobins Club. We will talk about Maximilian Robespierre and Maximilian Robespierre के बाद हम लोग यहाँ पे बात क्या करेंगे? So we will talk about, है ना, रॉबस्पियर के बाद हम लोग बात क्या करेंगे? द रूल ऑफ रॉबस्पियर. इनके रूल की बात करेंगे विच वी कॉल रैन ऑफ टेरर. रैन ऑफ टेरर की बात करेंगे एंड व्हाई इट इज कॉल्ड रैन ऑफ टेरर. वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, डन. चलिए फटाफट से पार्ट 3 के लिए कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, फिर उसका आंसर मैं आपको समझाता हूं. कुछ मेजर क्वेश्चंस हो जाएंगे. नंबर 1 क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन लिखो. व्हाट वाज मार्सेल्स. व्हाट वाज मार्सेल्स. मार्सेल्स MARSEILLAISE. व्हाट वाज मार्सेल्स. व्हाट वाज मार्सेल्स. दिस इज द क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स. क्या लिख लोगे? इसका आंसर क्या है? द फ्रेंच पैट्रियोटिक सॉन्ग. या बिल्कुल, द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. ठीक है, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट, हु कंपोज्ड इट. ऑब्जेक्टिव है ये भी, एमसीक्यू बेस्ड. या द नेम ऑफ द पोएट. हु कंपोज्ड इट. तो यहाँ पे नाम, यस बिल्कुल नाम दिया है, रॉजर डी लेज़ली. रॉजर डी लेज़ली. इट इज गिवन इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ. पेज नंबर 14 का पहला पैराग्राफ में ही आपको सारे आंसर्स हैं जो अभी आप क्वेश्चन लिख रहे हो. विच यू, इफ यू हैव बुक में टिक करते चलिए. हु रिटन दिस, या हु रिटन द पोम, या हु रिटन द सॉन्ग, कंपोज सॉन्ग, कुछ भी. राइटर ऑफ द सॉन्ग, ऑथर ऑफ द सॉन्ग, जो लिखना है लिखिए. हाँ ठीक है. ओके नेक्स्ट, हु क्वेश्चन लिखोगे. हु बाबू. रॉजर डी लेज़ली. ROGET. रॉजर DEDLLISLE. लेज़ली. रॉजर डी लेज़ली दिया हुआ है पहला पैराग्राफ में. चलिए सेकंड क्वेश्चन आप लिखेंगे. हु कॉमा व्हेन कॉमा वेयर. हु कॉमा व्हेन कॉमा वेयर and on which basis started Jacobins Club. Started Jacobins Club. ठीक है बात. बोलो बाबू. Who, comma when, comma where and on which basis started Jacobins Club. चलो देखो, बेसिकली हु मैंने पहले ही बता दिया. दिस Jacobins Club was started by Maximilian Robespierre. So who part done. when की बात करें तो that was a time of around 1791. You can say it's around 1791. ठीक है. बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम दैट, देखो जिस समय रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ ना, ऑन दैट टाइम जैकोबिन्स क्लब वाज नॉट एक्चुअली हैज दैट स्ट्रक्चर. लोग तो जमा उस समय भी थे बट वो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं हुआ था. स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन नेशनल असेंबली के एस्टैब्लिशमेंट की बाद हुई. इसलिए हम लोग 1791 को मान के चलते हैं द फॉर्मेशन टाइम ऑफ जैकोबिन्स क्लब. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या, थर्ड पॉइंट क्या है? वेयर. याद रखना, वेयर में पेरिस. द हेड ऑफिस वॉज एट पेरिस. अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑन विच बेसिस.
याद रखना, द जैकोबिन्स क्लब वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी के आधार पे ये बना था। व्हाट इज दैट मीन? इक्वालिटी का मतलब क्या था कि जैकोबिन्स क्लब के अंदर ना दे आर हैविंग अ काइंड ऑफ ड्रेस कोड। उनका एक अपना ड्रेस कोड था विच वॉज द रेड फीरियन कैप। रेड फीरियन कैप, एक रेड फीरियन कैप ये लोग पहनते थे, जो कैप लिबर्टी का, आज़ादी का सिंबल था। और उसके अलावा दे यूज टू वियर अ चेक, यू कैन से स्ट्राइप्ड ट्राउजर। स्ट्राइप्ड ट्राउजर, एक जैसे सब लोग ट्राउजर्स पहनते थे। ट्राउजर से याद आया, हमें ट्राउजर खरीदना था। बताइए, हम आज फिर भूल गए और आपके सीवी सर फिर आज बोलेंगे कि ट्राउज़र आप नहीं खरीदे, है ना, आप कल नहीं जाएंगे। हाँ, वो प्रयासरत हैं कि हमको वो लेके जाएं, वो मतलब दौराने और जिम सुबह में, मतलब पिछले एक सप्ताह 10 दिन से इस बात के लिए वो प्रयासरत हैं। देखिए हमारा क्या है ना, नहीं समय जिस समय मिलेगा, सही बोल रहा है। देखो ये बात हमारे अंदर भी हुआ था आज से 2 साल पहले। मतलब शौक हो जाता है तो काम हो जाता है सारा। मतलब जो भी मोटा मोटा जिम का इक्विपमेंट होता है मेरे डेरा पे सब है, सब मंगवाए हुए हैं, लेकिन वो सब डेरा की शोभा बढ़ाता है, करते कभी नहीं है, नहीं वो रखा रहता है। अच्छा, कभी कभार जब जोश जग जाता है ना तो 2-4 दिन खूब चलता है, एकदम पसीना पसीना बहेगा। मेरी बहन भी बोलती है हाँ हाँ ठीक है, 5 दिन जितना देखना है ना में देख लीजिए। 6ठा दिन से ही अंदर से फीलिंग आता है कौन सलमान खान बन जाना है उसको कटरीना मिल में नहीं कि हमको कौन सा मिल जाएगी। सब मुँह माया है, त्याग दिए। सोने में असली आनंद है। प्रेम से खाइए, सोइए, मेहनत बंद। अब हम इधर दौड़ने नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास मतलब फैक्ट है ट्राउज़र है नहीं, जो है घर वाला ट्राउज़र पुराना हो गया है, हमने नया ट्राउज़र के बिना हम जाएंगे नहीं है ना। ट्राउज़र से याद आ गया, चलो ठीक है खरीदेंगे, देखते हैं। तो स्ट्राइप ट्राउज़र, रेड फीरियन कैप वाज द सिंबल ऑफ लिबर्टी एंड स्ट्राइप ट्राउज़र, धारी वाला जेब्रा, उस टाइप के ट्राउज़र पहनता था जैकोबिन्स क्लब के सारे मेंबर, विच वॉज अ सिंबल ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अच्छा, हु आर द मेंबर्स, ये भी क्वेश्चन आता है, याद रखना। आर्टिसंस, पीजेंट्स, डेली वेज वर्कर्स, मतलब जितने भी मर्चेंट्स या फ्रॉम थर्ड ई स्टेट, लाइक दोज हु बिलोंग टू थर्ड ई स्टेट, कॉमन पीपल, दे आर द ओनली मेंबर ऑफ दैट जैकोबिन्स क्लब। याद रहेगा? चलो बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये सब हो गया, पूरा पेज खत्म। हाँ, अच्छा, फीरियन कैप बेसिकली लाइक रेड, लाल रंग का था। इट वॉज अ कैप लाइक यू कैन से बेंड लाइक दिस। सो एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ या मतलब फीरियन वर्ड का मतलब क्या है वो पता नहीं, वो देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। इट्स अ नेम बेसिकली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 15, सेकंड पैराग्राफ। मेंशन द स्टेप्स, मेंशन द स्टेप्स, पेज नंबर 15, सेकंड पैराग्राफ। मेंशन द स्टेप, mention the steps which led Robespierre as ruler of nation, which led Robespierre as ruler of nation, Robespierre as रूलर ऑफ नेशन। देखो अब मोटा मोटा किस बात की चर्चा कर रहे हैं। देखो 1789 में, आप सीक्वेंस को समझो, 1789 रेवोल्यूशन स्टार्टेड, ठीक है। रेवोल्यूशन के स्टार्ट होने के बाद 1790 आते आते ना किंग एक्सेप्टेड, ठीक है, राजा ने मान लिया किस चीज को, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को। याद रखना,
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का मतलब मैंने बताया था शायद, अ काइंड ऑफ मोनार्कियल सिस्टम, अ काइंड ऑफ किंग्स रूल वेयर द किंग इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब राजा भी उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आएगा। दैट काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, तो किंग एक्सेप्टेड दिस, बट ऑन अ सेम टाइम, मतलब वो अंदर वाली फीलिंग नहीं थी राजा के अंदर। देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है बुक में, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ। Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiations with the King of Prussia. Rulers of the other neighboring countries too were worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place since the summer of 1789. मतलब लुईस 16 इस बात के लिए मान तो गया था, लेकिन अंदर से खुश नहीं था। इसलिए वो क्या किया, अपने से पहुंच गया प्रुशिया में, अपने नेबर कंट्री में, और प्रुशिया के राजा को उसने बताया, फ्रेडरिक विलियम उस समय 4th शायद राजा थे, उससे सारी बात की, उसको समझाया कि बाबू अगली बारी तुम्हारी है। दिस रेवोल्यूशन विल नॉट स्टॉप इन फ्रांस ओनली, इट विल स्प्रेड इन होल यूरोप, और हम सबको ये फेस करना होगा। बाकियों को भी लगा ये बात कि इसमें दम तो है। इसलिए मैंने शायद आपको पहले भी कहा था कि ड्यूक मैटरनिच के बारे में, ही गिवन अ स्लोगन, अ कोट, कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। 9th में ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपसे, लेकिन 10th में आपको ये क्वेश्चन आना ही आना है। व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, जब मानो कि पूरा फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग गई। वाई? बिकॉज फ्रांस यूज टू एक्ट and the same copied by the whole Europe. जैसा फ्रांस करता था पूरा यूरोप उसकी कॉपी करता था। सेम थिंग यहाँ पे हुआ। तो राजा किंग इंटर्ड इनटू द सीक्रेट पैक्ट विद द नेबरिंग कंट्रीज, और इसका असर क्या हुआ आपको आंसर अब मैं बता रहा हूँ, अभी जो क्वेश्चन लिखवाया उसका। देखो, समर ऑफ 1792 द जैकोबिन्स प्लान्ड एन इंस्ट्रक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पैरिशियंस who are angered by the short supply and high price of food। 1792 की बात है। पेरिस के अंदर क्या था, पेरिस के अंदर ना सबसिस्टेंस क्राइसिस चल रहा था। इसको आप हंगर या स्टारवेशन भी बोल सकते हो, अ काइंड ऑफ हंगर या स्टारवेशन। व्हाट इज स्टारवेशन? भूखमरी। स्टारवेशन इज बेसिकली भूखमरी। क्या होता है इसमें? Because of price inflation, the prices will rise so much that poor cannot afford it। आपकी सैलरी उतनी ही है, दाम बढ़ गए। प्याज 20 रुपये किलो था, नॉर्मल आलू की सब्जी में भी आधा किलो प्याज, 250 ग्राम प्याज। अब प्याज 200 रुपये किलो हो गया। चिकन भी बनेगा तो आधे किलो में बनेगा, क्योंकि 100 रुपये का तो प्याज ही जाना है, आधा किलो चिकन में 100 रुपये का आधा किलो प्याज जाना, मतलब जितने का चिकन उतने ही का प्याज। तो प्याज भी उसी हिसाब से खर्च होगा। लॉजिक समझो, बिकॉज आपकी इनकम नहीं बढ़ी। जिस चिकन को बनाने में पहले खर्च आ रहा था 125 रुपया, अब उसी को प्याज जोड़ करके बनाने में खर्च आएगा 250 रुपया। तो आप कहीं ना कहीं कमी करोगे, कहोगे नहीं नहीं, बिना लहसुन प्याज का जो है ना बहुत बढ़िया बनता है। एक कहानी सुनाते हैं इस बार। बात है हमारे अपने 5 मामा हैं। तो भाई चौथे वाले नंबर मामा जी की शादी होनी थी। तो भाई ऐसा था कि लाइक जब उनकी शादी की बात हुई, शादी होनी थी, तो हमको मामा जी ने कोलकाता से फ़ोन किया कि सौमेन तुम्हारा पैंट वैंट का साइज़ क्या है, कमर वमर का। हम बूझ गए कि बाबू हुए से ख़रीदने के फिराक में। हम ले ना साइज़ हमको नहीं पता है अपना, इतना ही शौक़ है तो आइए मुजफ्फरपुर फ़ोन कीजिएगा, भगना आएगा, चलेगा किलर मर्डर जहाँ जहाँ चलना है ले लेंगे जो लेना है, नहीं तो आप अपने घर खुश रहिए, हम अपने घर बहुत खुश हैं। तो मामा जी अनफॉर्चुनेटली हमको उन्होंने वहीं से परचेज कर लिया, मम्मी से बात उत करके। तो हम शादी में तो गए नहीं, भगवान ना करे कभी वीडियो देखें, तो हम तो गए नहीं। अच्छा गौना होता है नहीं, तो गौना हुआ तो मामी जी फ़ोन की कि एगो भगना छे, हम अहाँ तक अभी तक अहाँ के नहीं देख लिया हो, नहीं अबे। हम एकदम अबे, जब मामी बुला रही हैं तो जाएंगे। मामी का क्या दोष, पहुंचा भगना,
अच्छा, वो लोग शुद्ध शाकाहारी कंठीधारी हैं, मतलब उनके पूरे घर वाले लोग नहीं, महंत जी हैं, मतलब यू कैन से सोनपुर जो मेला लगता है तो सोनपुर के सबसे बड़ा जो मठ है उसके मठाधीश है नाना जी, उनके पापा तो बहुत बड़े पुजारी हैं, मठाधीश हैं, कंठीधारी। घर पे ही सब्जी वब्जी बनाता भोज का, तब बिना लहसुन प्याज के। अब बेचारा कंठ के नीचे तो हम लोग को उतरे नहीं, हम और मेरा एक दोस्त गया था तो हम तो कुछ नहीं बोले, नाना जी पूछने आए कि सब नीक भेल छै ना, हमनी लहसुन प्याज नहीं ना खाए छिए, तब हम तो बोले जी नाना जी बहुत बढ़िया भेलै, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो बेचारा मेरा मित्र था, वो बोला ना ना ढेर नीक भेलै है, तो हमनी तो मीटो मछली में लहसुन प्याज नहीं रखा छिए, हमनियो नहीं खाए छिए। वो बूझ गए कि व्यंग कर रहा है, कमेंट दे रहा है, बेचारे चले गए। तो याद आ गया, सो हंगर स्टार्वेशन था, मतलब रॉबस्पियर ने क्या किया, फ़ायदा उठाया, मौके पे चौका मारा। कैसे? पेरिस के गुस्साए लोगों को उसने भीड़ जमा की और उसने क्या किया, देखो यहाँ पे लिखा है कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ 10th अगस्त दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ ट्यूलिस, मैस्कर्ड द किंग्स गार्ड एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज अ होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। मतलब महल में घुस गया, राजा के गार्ड्स को उन लोगों ने पीट दिया और राजा को कई घंटों के लिए बंदी बना लिया। किसने? रॉबस्पियर और पूरे पेरिस के गुस्साई जनता ने। ठीक है, किस वजह से? खाने के दाम के प्राइसेस बढ़ने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्शंस वर हेल्ड। अच्छा, लैटर असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन। फिर नेशनल असेंबली में जितने वोटर्स थे ना, जितने मेंबर्स थे सॉरी, उन्होंने सब वोट किया और वोट में ये पास हुआ कि राजा को बंदी बना लिया जाए। तो राजा जी, उनकी वाइफ और मंत्री सब चले गए जेल में, पेरिस की जेल में। और पूरे पेरिस के अंदर क्या हुआ? चुनाव हुआ, इलेक्शंस हेल्ड। फ्रॉम नाउ ऑल मेन 21 years एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। अच्छा, आपसे क्वेश्चन 1 नंबर का ये पूछ देगा, अगर आपके स्कूल के टीचर बहुत बढ़िया हुए तो आपसे एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछ देंगे कि ऑन विच या आफ्टर द स्टॉर्म ऑफ यू कैन से पैलेस ऑफ ट्यूलिस विच राइट्स गिवन टू फ्रेंच सिटीजन। तो याद रखना, नेशनल असेंबली जब प्रोक्लेम हुआ था, राइट टू वोट वाज गिवन टू ओनली द प्रॉपर्टीड मैन ऑफ अबव 21 years। समझ रहे हो आप? नेशनल असेंबली जब बनी थी रेवोल्यूशन के बाद 1789 के बाद, तो उस 1789 के बाद तो उस समय क्या हुआ था, राइट टू वोट किसको दिया गया था? ऐसे मैन जिनकी उम्र 21 साल से ज़्यादा हो और ये क्या हो, प्रॉपर्टी ओनर हो, मतलब इनके पास अपनी प्रॉपर्टी हो और साथ ही साथ दे कैन पे अ टैक्स ऑफ एटलीस्ट 3 days वेज, 3 दिनों के बराबर का टैक्स ये दे सके। 21 years होगा बाबू, 21 years, 21 year, 21 year, 21 साल। उमूम आया है, उसको त्याग दो, 21 साल याद रखो, 10th में भी 21 साल ही काम आने वाला है। क्या हुआ ये? अच्छा, उधर है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? अब क्या होना था नियम? अब नियम बना ये कि 21 साल के मैन, चाहे उनके पास प्रॉपर्टी हो ना हो, चाहे वो टैक्स दे ना दे। एक बात और याद रखना, दिस राइट हियर ऑल्सो राइट्स आर नॉट गिवन टू वुमेन एंड गर्ल्स। अभी भी अधिकार वुमेन्स और गर्ल्स को नहीं दिए गए थे, इट इज गिवन टू ओनली मेन ऑफ अबव 21 years। ठीक है, डन। देखो, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कॉन्वेंशन। क्वेश्चन लिखो, व्हाट वॉज कॉन्वेंशन? व्हाट वॉज कॉन्वेंशन? व्हाट वॉज कॉन्वेंशन? डन है बात? आंसर एक लाइन का होगा, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली अंडर द लीडरशिप ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली अंडर द लीडरशिप ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर कॉल्ड कॉन्वेंशन। डन। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर
called convention. चलिए डन. अच्छा, ये पैराग्राफ भी ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पेज नंबर 16 सेकेंड पैराग्राफ. यू कैन सी पेज नंबर 16 सेकेंड पैराग्राफ. इसमें लिखा है क्या कि राजा जी कब इस नर्क लोक को छोड़ के स्वर्ग लोक के लिए निकल लिए. याद रखेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए. देखो लिखा है लुई 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ बाई अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन. अच्छा, क्वेश्चन आपसे ये आ जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रीजन. यू कैन सी हियर बेट्रियल ऑफ वंस कंट्री और गवर्नमेंट. सिंपल भाषा में देशद्रोह. सिंपल भाषा में देशद्रोह. तो देशद्रोह का उन पे मुकदमा चला राजा जी पे, और राजा जी को क्या दी गई, फांसी बोल लो, डेथ की सजा दी गई. And you can say here on 21st January 1793 he was executed publicly at the Place de la Concorde. De la Concorde was the place जहाँ पे उनको झुला दिया गया, लटका दिया गया. उनके बाद उनकी वाइफ भी उसी तरीके से अपने राजा के पास पहुँच गई, है ना, पहुँचा दी गई, ताकि दोनों की आत्मा एक दूसरे के साथ ही रहे, कहाँ भी, स्वर्ग में भी. चलिए डन. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़. लिखो why the rule of Robespierre termed as reign of terror. Why the rule of Robespierre was termed as reign of terror. Reign of terror. The rule of Robespierre was termed as reign of terror. आंसर कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 16 पैराग्राफ नंबर 13. पेज नंबर 16 पैराग्राफ नंबर 3, सॉरी, पेज नंबर 16 पैराग्राफ नंबर 3. जिनके पास भी बुक है आराम से इसको टिक कर लीजिए. ये बुक किसका है हालांकि? अच्छा, आपका है. तो पेज नंबर 16 पैराग्राफ नंबर 3 है ये. कहाँ से स्टार्ट करोगे? सेकेंड लाइन से. रॉबस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवरी कंट्रोल एंड पनिशमेंट. All those whom he saw as being enemies of the republic, ex-nobles and clergy, members of other political parties, even members of his own party who did not agree with his methods, were arrested, imprisoned and then tried by revolutionary tribunal. ये हो गया आपका पहला पॉइंट, या कह सकते हो कि 2 पॉइंट्स इसमें आप निकाल लो, मतलब समझो मोटा मोटा. अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, Who are the enemies of nation? रॉबस्पियर के गवर्नमेंट के टाइम एनिमीज किनको कहा गया? तो याद रखना, एक्स मिनिस्टर्स, यू कैन से रेवोल्यूशनरीज, या दोज हु आर अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ रॉबस्पियर. मतलब रॉबस्पियर के खिलाफ बात जिसने भी बोली वो सब देश का दुश्मन था. और रॉबस्पियर भाई साहब उसको पहले अरेस्ट करवाते और उसके बाद उसको क्या करते, गिलोटाइन करते. एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आता है जो अभी आप नेक्स्ट लिखोगे, व्हाट वाज गिलोटाइन? व्हाट वाज गिलोटाइन? व्हाट वाज गिलोटाइन? गिलोटाइन GU लिखो, GU कहाँ गया? हाँ, GUILLOTINE. GUILLOTINE. गिलोटिन. देखो गिलोटाइन क्या है? इट वॉज अ मशीन. इट वॉज अ मशीन डिजाइंड बाय डॉक्टर गिलोटिन. इट वॉज अ मशीन डिजाइंड बाय डॉक्टर गिलोटिन to beheaded those who were called enemies during the period. Those who were called enemies during the period. सिंपल भाषा में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई इंसान है, अगर इसको एनिमी डिक्लेयर किया जाएगा तो क्या होगा? पेरिस के सड़कों पे, पेरिस के अंदर एक बहुत बड़ा क्या गोलंबर बनवाया रॉबस्पियर ने, और उस गोलंबर पे गिलोटाइन डाला गया. एक डेट मुकर्रर की जाती थी जिस डेट को पेरिस के चारों तरफ के लोग आके वहाँ पे जमा होते
उनकी आंखों के सामने गिलोटाइन की सजा दी जाती। दैट वाज अ काइंड ऑफ ब्लेड, अ फ्री हैंगिंग ब्लेड, वेरी शार्प हैवी ब्लेड, है ना। ब्लेड रस्सी से बंधा होता, नीचे मुंडी रहता था, है ना। जैसे गिलोटाइन होती, फटाक से ब्लेड छूटता, खच से गिरा, फच से मुंडी उधर, बॉडी इधर, आत्मा सीधे डायरेक्ट ऊपर। अच्छा, ये चीज अकेले में नहीं होती थी बंद कमरे के अंदर, ये सबके सामने की जाती थी। और इसीलिए इसको कहा गया है पूरे पीरियड को रेन ऑफ टेरर, यानी कि खौफ का काल फ्रांस के लिए। बिकॉज ही वॉन्ट टू सेट अ माइंड, लेकिन यू कैन से ही वॉन्ट टू सेट अ टेरर इन द माइंड्स ऑफ द पीपल ऑफ फ्रांस, कि वन हु विल अपोज मी दे ऑल विल गेट द सेम सॉल्यूशन, उन सबको यही होगा, है ना। ऐसा आप 9th में ऐसी चीज़ें बहुत पढ़ोगे। अभी हम लोग जैसे 3rd चैप्टर में चलेंगे ना, हिटलर वाले चैप्टर में, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप ये सुनेंगे कि हिटलर इटसेल्फ, हिटलर ने अपने हाथों से ही किल्ड, मतलब अपने हाथों से नहीं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिटलर्स रूल इन जर्मनी ऑलमोस्ट 1.2 करोड़ ज्यूस वर किल्ड। लगभग 1.25 करोड़ ज्यूसों को मरवा दिया, 1.25 करोड़ ज्यूसों को मरवा दिया, है ना। एक रात है, एक रात के बारे में आप सुनेंगे, दैट वाज अ नाइट, जिसको कहा जाता है, यू कैन से द नाइट ऑफ, एक बड़ा अच्छा नाम है, क्रेंचेटनेट करके कुछ एक नाम है, बड़ा भयंकर सा स्पेलिंग है उसकी। उस रात को हिटलर ने संबोधन दिया था रेडियो पे सारे जर्मन्स को कि कल की सुबह जर्मनी ज्यूस फ्री हो, आज रात है, टूट पड़ो अपने दुश्मनों पे। और जर्मन्स ज्यूस के घरों में घुस गए, जहाँ जो ज्यूस दिखा तलवार से उनको काट दिया। अगला दिन पूरा जर्मनी खून से लथपथ था। नहीं, हजारों लोगों को तो ट्रेन में भर के ले जाता था कैंप, कंसंट्रेशन कैंप में। और वहाँ पे ना 2 टाइप के कमरे होते थे, एक जिसमें छत नहीं है और दूसरा जिसमें छत है। जिसमें छत होता था ना, जैसे ये रूम पैक है, तो पैक रूम जिसमें छत होता था उसके अंदर सबको डाला, गेट लगाया और पाइप से जहरीला गैस छोड़ दिया। सब अंदर में 10 मिनट के तरफ तरफ के मर गया, बॉडी निकाल के फेंकवा दिया, पहला। और जिसमें छत नहीं है उनको अंदर डाला, गेट लगाया, ऊपर से पेट्रोल डाल के आग लगा दिया। 200 आदमी एक बार में जल के स्वाहा। अच्छा, अगली सुबह जानते हो न्यूज में क्या छपता था कि लास्ट डे 2000 पीपल वर फाइनली सेटल्ड। 2000 वायरसेस वर किल्ड। मतलब ज्यूस, उसके हिसाब से ज्यूस वर द वायरस हु आर पॉइजनिंग द जर्मन सोसाइटी। तो उसने ज्यूस को मारा, मतलब इंसानों को नहीं मारा, वायरस को मारा है, बैक्टीरिया खत्म कर रहा है। लाइफ बॉय है। चलो ना आगे बढ़ो। तो गिलोटाइन लिख लिया आपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंशन द चेंजेस डन बाय रॉबस्पियर। मेंशन द एडमिनिस्ट्रेटिव, लिखो मेंशन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल चेंजेस डन बाय रॉबस्पियर। मेंशन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल चेंजेस डन बाय रॉबस्पियर। मेंशन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल चेंजेस डन बाय रॉबस्पियर। पेज नंबर 16 पैराग्राफ नंबर 4, पेज नंबर 16 पैराग्राफ नंबर 4। भाई साहब ने अच्छे काम भी किए थे, ऐसा नहीं कि बुरे लोग बुरा ही काम सिर्फ किया, और बहुत अच्छे अच्छे काम किए। आपका मिनिमम यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 5 से 6 पॉइंट का। देखो कैसे। पहला नंबर काम, रॉबस्पियर्स गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। मतलब भाई साहब ने कहा पूरे फ्रांस के जितने भी फैक्ट्री ओनर्स हैं उन सबको कि भैया सैलरी सबको दबा के दो। जब हमारे वर्कर्स के पास पैसा होगा तो वो पैसा खर्च करेंगे, और जब ज़्यादा खर्च करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो सबकी सैलरीज बढ़वाई ताकि ओवरऑल इकोनॉमी कंट्री की सही हो पाए। तो इट्स अ गुड वर्क। नंबर 2 सॉरी, मीट एंड ब्रेड वर रैशनड। इसका मतलब समझना, रैशन का मतलब क्या होता है, अभी आपको पढ़ना भी है आपके इकोनॉमिक्स में। वॉट एवर थिंग इज इन राशन शॉप, चाहे वो कोई भी सरकार हो किसी भी देश की,
अब उसने जो भी अपने राशन दुकान में डाल दिया, मतलब गवर्नमेंट इज सेइंग दैट दे विल प्रोवाइड द सेम टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। मतलब जो चीज राशन के अंदर डाल दी गई, मतलब वो चीज देश के हर एक व्यक्ति को मिनिमम मिलेगी ही मिलेगी, इसकी गारंटी सरकार ले रहा है। बात नहीं समझे? हम समझाते हैं। अगर राशन दुकान में सरकार ने आज, मोदी सरकार यानी कि मोदी जी आज रात में 8 बजे आए और आ करके मोदी जी अगर बोल दें कि मतलब भाई और बहनों, मतलब देश में मतलब इम्यूनिटी की कमी हो गई, मतलब हमारे भाई और बहन बढ़िया से काम नहीं कर पा रहे, मतलब अगले महीने से आप सभी को मतलब राशन की दुकान से आपको रिवाइटल की गोलियां मिलेंगी, मतलब रिवाइटल खाएं, तंदुरुस्ती लाएं और अक्षय कुमार बन जाएं, फिर मतलब आप भी कूदेंगे और एक छलांग में दीवार छांग जाएंगे। ये बोलने का मतलब है कि अगले महीने से हर एक बंदे को भारत की रिवाइटल मिलेगी और गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में मिलेगी, एंड दिस बिकम मैंडेटरी बाय द गवर्नमेंट। यही है राशन की पावर। राशन के अंदर जो सामान आ गया, मतलब वो कॉमन एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ऑल हो गया, वो मिलेगा ही मिलेगा सबको, समझ गए? और गवर्नमेंट उसको देने के लिए बाध्य है। तो रॉबस्पियर ने क्या किया, मीट और ब्रेड कर दिया कि भैया हमारे यहाँ पे कोई जो सबसे गरीब आदमी है ना, वो भी चिकन खाएगा, मटन खाएगा और ब्रेड मतलब रोटी मिलेगा उसको। समझ रहे हो कितना स्टैंडर्ड कर दिया खाने पीने को। चलो नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it to fixed prices fixed by the government. अब ये क्या है, he fixed the prices of grains। सिंपल भाषा में कहूँ तो MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये अभी भी ये भारत में है। क्या होता है ये कि जैसी फसल हुई ना, तो रॉबस्पियर ने क्या किया, गेहूं और चावल का दाम फिक्स कर दिया और सारे किसानों को कहा कि आपको टाउन आना है और अपने गेहूं चावल इसी रेट पे बेचने हैं, मतलब यू कैन नॉट बार्गेन। ठीक है। उसके बाद द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। यहाँ पे व्हाइट फ्लोर का मतलब क्या है, मैदा। पूरे फ्रांस में मैदा बैन हो गया। हाँ, मैदा सबको खाना है प्रॉपर होल व्हीट ग्रेन, मतलब गेहूं का आटा खाना है, ताकि क्या हो, इससे खाने में भी इक्वालिटी आ जाए, सब एक जैसा खाएंगे, अमीर और गरीब सब एक जैसा खाएंगे, है ना, एकदम बराबर मात्रा में, मतलब बराबर इन द सेंस की वैल्यू में। नेक्स्ट, ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पैंग डिलाइट, मतलब इक्वालिटी ब्रेड, अ लोफ मेड ऑफ होल मीट, जो मैंने बताया गेहूं का। इक्वालिटी वॉज ऑल्सो साउट टू प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच लाइक मॉन्श्योर एंड मैडमी विल चेंज इनटू सिटोयन। यहाँ पे एक वर्ड आपको मिलेगा पढ़ने को, ले सिटोयन एंड ला पैट्री। ले सिटोयन एंड ला पैट्री। ले सिटोयन का मतलब है सिटीजन्स। एक नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ले सिटोयन? याद रखना, सिटीजन्स। फ्रांस में नागरिक को ले सिटोयन कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फ्रॉम टुडे नो वन इज कॉल्ड सर और मैडम। कोई नॉबल नहीं है, कोई क्लर्जी नहीं है, कोई कुछ नहीं, एवरीवन इज द सिटीजन ऑफ फ्रांस। जैसे हमारे भारत में कोई राजा महाराजा अब नहीं है, एवरीवन इज सिटीजन, भारतीय हैं। चक दे इंडिया का सीन याद करो। चक दे इंडिया ग्राउंड में पहली मीटिंग शाहरुख खान यानी कि कोच कबीर खान की सारे प्लेयर्स के साथ। कबीर खान बोलता है एक एक करके अपने इंट्रोडक्शन दो। कोई बोलती है ना, विद्या देवी फ्रॉम भोपाल, कहता है आउट। कोई कहती है कुछ, कोई कहता है, मतलब कोई कहती है भोपाल, कोई कहता है मुंबई, कोई कहता है दिल्ली, बोलता है आउट आउट आउट। जो कैप्टन बनती है गोलकीपर, वो बोलती है अपना नाम कुछ भी मान लो, रेखा इंडिया बोलती है, बोलता है इन। सो वो बताना चाहते हैं कि यहाँ तुम क्या थे, किस स्टेट से आए हो मतलब नहीं है, अब आप यहाँ आए हो फॉर प्लेइंग फॉर इंडिया, आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो।
तो दिस ले सिटोयन इज टर्म फॉर द सेम ओनली, ठीक है। ला पैट्री, फादरलैंड। ला पैट्री का मतलब फादरलैंड, मतलब क्या है, जैसे हम लोग अपनी मिट्टी को बोलते हैं ना, ये हमारी मातृभूमि है, ये धरती हमारी माँ है। उन्होंने अपने धरती को अपना बाप बोला, यानी कि पिता बोला कि ये धरती हमारा पिता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक और ऑफिसेज, ठीक है। तो ये सारे अच्छे वाले काम थे जो कि रॉबर्सपियर ने किए। क्लियर है बात? इज इट ओके? ओके, चलिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन लिखेंगे। ओके, लिखोगे what was the structure of what was the structure of the directors, what was the structure of the directors made after Robespierre's government, what was the structure of directors made after Robespierre's government, बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए। पेज नंबर 17 फर्स्ट पैराग्राफ, इसका आंसर है क्या है ये? इसमें होता क्या है ना, ध्यान दो। रॉबर्सपियर्स के गवर्नमेंट को जाने के बाद अब फ्रांस में एक डबल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आया, डबल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। क्या था ये सिस्टम? थोड़ा ध्यान से देखिए। नेशनल असेंबली ने सोचा कि फिर से कोई बंदा या कोई बंदी या कोई भी फिर से कोई इस तरीके का डिक्टेटर ना बन जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डबल सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो एक तरफ था नेशनल असेंबली, अ ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, दूसरी तरफ किया क्या, डायरेक्टर्स बनाया ना, हुआ डायरेक्टर्स of 5 selected people, they are the 5 selected people। यहाँ पे 5 लोगों का ग्रुप था और ये पांचों लोग सेलेक्टेड लोग थे। और सबसे मजे की बात क्या थी कि दे आर हैविंग वीटो पावर। अब ये वीटो क्या चीज होता है? सो वीटो याद रखना, वीटो इज अ निगेटिव पावर, वीटो इज अ निगेटिव पावर टू स्टॉप एनीथिंग। वीटो का इस्तेमाल कोई भी देश कभी भी पॉजिटिव के तौर पे नहीं करता। मतलब अगर आपको किसी चीज को एक्सेप्ट करना है या मानना है तो यू नीड नो वीटो, आपको वीटो की रिक्वायर नहीं है। वीटो का इस्तेमाल आप कब करते हो? सिर्फ मना करने के लिए, है ना। सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, है ना, 5 कंट्री है जिनके पास वीटो पावर है, यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन। इन पांचों के पास सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर है। छठे पायदान पे नॉन वीटो पावर एंड परमानेंसी के नहीं होने की वजह से, मतलब नॉन परमानेंट छठा कंट्री जो है, एकदम 6th पोजीशन पे कंट्री जो खड़ा है, जो एकदम गेट पे खड़ा है, कभी भी परमानेंट हो जाएगा, वीटो मिल जाएगा, वो है इंडिया। आज पिछले 10 सालों से इंडिया लगातार छठे पायदान पे है और वो लबलबाए हुए है वीटो मिलने के नहीं मिलने के, लेकिन रोक कौन रहा है? चाइना। ग्रुप के 4 कंट्रीज हर बार की वोटिंग में दे यूज्ड टू से कि वी हैव नो प्रॉब्लम टू मेक इंडिया एज द परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड काउंसिल्स, सिक्योरिटी काउंसिल, बट चाइना यूज द वीटो पावर एंड ऑलवेज से नो। Being a neighboring country, I have some administrative as well as security problems with India if India also become the part of this. So China उसका इस्तेमाल करता है और इंडिया को मेंबर बनने नहीं देता है, परमानेंट मेंबर। टेम्पररी मेंबर तो इंडिया पिछले 50 सालों से है। क्लियर है बात? सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दे हैव। ठीक है, अब अगला प्रश्न लिखें, समस्या क्या हुई?
लिखोगे मेंशन द कॉम्बो चैप्टर खत्म ही नहीं होता है। इतना बड़ा बड़ा बनाने का ज़रूरत का है चैप्टर। हम लिखिए मेंशन द causes behind clash, mention the causes behind clash मतलब झगड़ा, टकराव। नहीं अभी क्वेश्चन पूरा ही नहीं हुआ है। मेंशन द causes behind clash between assembly and directors, देखो मैंने क्वेश्चन क्या लिखवाया कि असेंबली और डायरेक्टर्स के बीच में ना हमेशा क्लैश की सिचुएशन थी। हो गया टाइम के उसमें ही आपका है ना। तो हमेशा उनमें ना क्लैश की सिचुएशन पैदा हो जाती थी, झगड़े वाली। सवाल है कि ये क्लैश उनमें हो क्यों रहा था। अगर एक वर्ड में आंसर दूं तो ईगो। they both want to show their self best। हुआ यूं कि whenever National Assembly passes any law, सिस्टम ये बना कि whenever National Assembly will pass any law, it will reflect towards directors, and if they will also pass, then it will impose। अगर ये भी पास करेंगे तो ही वो देश पे लागू होगा। So जब भी नेशनल असेंबली यूज्ड टू पास एनी लॉ एंड रिफ्लेक्ट टू देम, दे यूज्ड टू रिजेक्ट। उसमें कमियां निकाल देते और कमी निकाल के कहते कि ना होगा, इतना गलती है इसमें तो। और जब डायरेक्टर्स कुछ लॉ बना के यहाँ भेजते तो ये कहते तुम ज़्यादा काबिल थोड़े हो, ये कमी तो इसमें भी है, ये भी रिजेक्ट कर देते। मतलब जो ये बना के यहाँ भेजता ही रिजेक्ट कर देता, ये बना के जो भेजता ही रिजेक्ट कर देता, है ना। बंदर वाली बात हो गई दोनों के अंदर, ठीक है। और इसी दोनों बंदरों की लड़ाई में, है ना, या यू कैन से कि दोनों बिल्लियों की लड़ाई में नेपोलियन नाम का बंदर रोटी मार गया। क्वेश्चन आपसे ये भी आता है कि व्हाट कॉजेज द रूल ऑफ नेपोलियन। याद रखना, द क्लैश बिटवीन असेंबली एंड डायरेक्टर्स बिकम द रीजन बिहाइंड नेपोलियंस रूल। ये पांचों आपस में कभी कभार एग्री नहीं होते थे, ये भी बात है, नहीं झमेला बहुत था। क्लियर है बात? चलिए डन है ये, आपको मिल जाएगा। हालांकि आपका आंसर पेज नंबर 17, पेज नंबर 17, फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ विल बी योर आंसर। पेज नंबर 17 फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में इसका आंसर मिल जाएगा आपको। पहला पैराग्राफ में भी आपको कहाँ से आंसर मिलेगा मैं वो भी बता देता हूँ। आंसर शुरू होगा सेकेंड लाइन से। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ 5 मेंबर्स। ठीक है ना, नीचे पूरा आगे दिया हुआ है उसका क्लैश का कारण। ठीक है, पूरा पैराग्राफ रीड कर लेना। चलो पार्ट 4 में आओ, पार्ट 3 खत्म हो गया मेरे हिसाब से मोटा मोटा। देखो पार्ट 3 में पहले टिक कर लो कि घर जाके आज पढ़ना क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट है सोर्स ई। सोर्स ई में है ना हेम्पी डी गाउजेस के बारे में दिया है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोर्स ई को अच्छे से पढ़ लेना। सोर्स ई ओलंपी डी गाउजेस यहाँ पे बाबू है। पार्ट 4 दैट इज पार्ट 3 ओनली। मैंने डी नहीं बोला, ई बोला। आगे बढ़ो, आगे 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 और आगे। हाँ यहाँ है पेज नंबर 19। वी आर टॉकिंग अबाउट पेज नंबर 19 सोर्स ई फॉर क्या, ई फॉर एग। चलिए डन। ओके एक क्वेश्चन आपसे क्या बनता है, क्वेश्चन वाला छोड़ दो, क्वेश्चन वाला मैं बाद में बता दूंगा। फिर आप पीछे आ जाओ पेज नंबर 20 में सोर्स एफ। 20 का सोर्स एफ फॉर फॉक्स।
ये क्या है? दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय ओलंपी गाउजेस ओनली। आपने जिनके बारे में पीछे टिक किया है अभी, वो कौन थी? तो सी वॉज अ रेवोल्यूशनरी वुमेन, बिलोंग्स टू अ बुचर फैमिली। एक बुचर के परिवार से बिलोंग करने वाली वो एक महिला थी। सी वॉज एजुकेटेड वुमेन, और उन्होंने ना विरोध किया था फ्रांस के समाज का। बुचर यू कैन से कसाई को बोलते हैं, नहीं, उन्होंने विरोध किया था किसका? फ्रांस के समाज का। किस बात का विरोध? उन्होंने कहा कि अ सोसाइटी क्रिएट्स बाय द हेल्प ऑफ मेन एंड वुमेन टुगेदर। समाज बनता ही है पुरुष और महिला दोनों के साथ। अ मैन कैन नॉट क्रिएट अ सोसाइटी विदाउट द हेल्प ऑफ, विदाउट टुगेदरनेस ऑफ अ वुमेन और अ फीमेल। सो इन दिस व्हाई द राइट्स आर ओनली गिवन टू मेल? जब ऐसा है तो मेल्स को ही क्यों सारे अधिकार हैं? वाई फीमेल्स आर हैविंग नो राइट? और इसी का विरोध करते हुए सोर्स एफ में उन्होंने अपने से कानून बनाया। ये कानून देश का नहीं था, उन्होंने जो कानून देश के लिए बनाया वो लिखा है। क्लियर है बात? इसको देख लेना, ठीक है। फाइनली इट विल फिनिश। सो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे, 1-2 दिन में ही मिलेंगे। नहीं, लागू नहीं हुआ था, ये उनकी अपनी भावनाएं थी। चलिए, सो दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट ऑन 80%। अब आप लोग एक काम करना, जो आप करते नहीं है, मैं बोल देता हूँ हर बार, पार्ट 4 तक को अच्छे से रीड कर लेना। अगर कोई टॉपिक पे डाउट लगे ना, चैप्टर इतना बड़ा है कि इसका रिवीजन में फिर बहुत टाइम लगने वाला है। सो हम लोग अब बहुत जल्दी तो करने नहीं वाले हैं रिवीजन, तो आप खुद कर लें अपना रिवीजन। रीड करो चैप्टर को, जितना डाउट हो सके निकाल लो, और अगले दिन के लिए तैयार होके आना, ताकि डाउट्स भी आप पूछ लो लगे हाथों। नेक्स्ट डे एनी हाउ वी विल फिनिश इट एंड स्टार्ट अ न्यू थिंग। अच्छा मुझे बताओ, एक ज्योग्राफी का हुआ है ना, एक इसमें इको और एक सिविक्स का भी हुआ है, मतलब इसके साथ हमारा सब एक हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अगली बार शुरू करेंगे 2nd चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, चलो डन। टिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय बाय। मिलेंगे अगले दिन। नहीं हो आप लोग भी थोड़ा सा हवा ले लें, सांस वास ले लें।